बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 मई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज 3 मई है। पूरी दुनिया में आज प्रेस फ्रीडम का दिन है। जी हाँ, आज़ादी सहाफ़त का दिन है। आज के इस वीलॉग का आगाज़ हम अपने प्यारे भाई अरशद शरीफ शहीद को ट्रिब्यूट देने से शुरू करते हैं। अरशद शरीफ शहीद वो सहाफ़ी था जिसने जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है ये होते पहले ही देख लिया था और इसके सामने सीना सुपर होने की उसने ठान ली थी, जिसके लिए उसको पता था कि उसकी जान जा सकती है। उसकी जान जाने से चंद दिन पहले जो भी मेरी उससे 2-3 दफ़ा फ़ोन पर बात हुई, मैं जेल से उस वक्त रिहा हुआ था और उसके बाद जो मेरी उससे बातचीत हुई, बजाय इसके कि मैं उसको कंसोल करता, मैं उसको कोई हौसला देता, वो मुझे उल्टा हौसला देता था कि ये वक्त कट जाएगा, ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। अरशद शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें, किताब लिखी जा सकती है पूरी एक अरशद शरीफ पर। आपको बहुत सारे सहाफ़ी पसंद होंगे, मैं पसंद हूँगा, आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस पसंद होंगे, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको कहता हूँ, ये मैं कैमरे की आंखों में आंखें डालकर अपने पूरे तजर्बे से आपको कहता हूँ, अक्सर आप लोग अरशद शरीफ के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। जब आप अरशद शरीफ के पाकिस्तान में होने के बाद किसी और का नाम लेते हैं, जिंदा या जा चुके शख्स का, सहाफ़त में, तो आप ज़्यादती करते हैं। इसलिए नहीं कि अरशद शरीफ जो है वो मेरा दोस्त था या अरशद शरीफ के साथ एक, मेरी अरशद शरीफ से लड़ाई भी बहुत होती थी। एक दफ़ा हम एक खाने पे थे जहाँ पर खावर गुम्मन भी थे, अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर भी थे और अरशद शरीफ रऊफ़ कलासरा साहब भी बैठे थे। अरशद ने खाने पे बुलाया था। हमारी तल्ख कलामी दोनों की इतनी होगी सहाफ़त के मौजू पर, किसी और चीज़ पर नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन था, मैं हुकूमती बात कर रहा था और उसको लगा कि जो मेरी बात है वो उसकी आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन है। मैं उसका करीबी दोस्त था। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा करीबी दोस्ती मेरी अरशद के साथ थी तो ये गलत बात नहीं होगी। तो और अरशद मेरा बहुत ही अदब करता था, बहुत ज़्यादा। उसके मैं इवन मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले भी जब अमेरिका से एक प्रोफेसर के तौर पर जाता था तो जितना एहतराम मुझे अरशद देता था शायद ही किसी ने दिया हो, क्योंकि शायद वो उस्ताद होने की वजह से मुझे एहतराम देता था। मतलब मैं अरशद के ऑफिस में होता था तो अरशद कभी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता था। मैं जितनी मर्ज़ी उसको मना करता था, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी कुर्सी पे बैठाता था और ख़ुद वो आगे दूसरी कुर्सी पे बैठता था। और मैं जो आपको खाने की बात बता रहा हूँ उस पर इस हद तक उसे गुस्सा आया कि वो जिस कुर्सी पे बैठा था उसने उठा के दीवार में मारी और उठ के चला गया, नाराज़ होकर चला गया। फिर चंद दिन के बाद फिर सुलह हो गई क्योंकि हमारा बहुत ही करीबी। लेकिन अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो अरशद का मैं अपनी क्योंकि हुकूमत, मैं अपनी क्योंकि इमरान खान साहब को, अपने आप को उसमें डिफेंड कर रहा था, लेकिन मेरी बात में कहीं पर आज़ादी सहाफ़त की जो मेरे जुमले में कहीं पर जो उसकी हद थी वो क्रॉस हुई थी। और अरशद इस मामले में इतना सेंसिटिव था आज़ादी सहाफ़त में कि अरशद जो है वो अपने करीब तरीन जो उसका दोस्त था, मैं था, उसकी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सका, जो कि मैं गलत था, आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ। और अरशद वहाँ से उठ के चला गया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये ऑन ओथ कह रहा हूँ। आजकल वैसे तो बाजवा साहब जैसे लोग झूठे कुरान उठाते हैं, इसलिए मैं कुरान को बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन ऑन ओथ आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी सहाफ़ी, मैं A to Z, A से लेके Z तक कह रहा हूँ, वो अरशद शरीफ के अशरे अशीर भी नहीं है। जहाँ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की बात आती है, जहाँ सहाफ़ती सब डंडी मारते अपने अपने हाथ तक। मैंने सबके साथ हुकूमत में काम किया, मैं किसी की मैं एहतराम में कमी नहीं कर रहा। तमाम सहाफ़ी, जब अरशद शरीफ की बात आएगी तो वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे बुरे हैं, डंडी मारने का मतलब ये नहीं होता बददयानती करते हैं। लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, अपना अपना माइंड सेट होता है। कई दफ़ा आप उस माइंड सेट के ख़िलाफ़ जाके ख़बर नहीं देते। अरशद का ऐसा कुछ नहीं था। उसकी एक सहाफ़ती लाइन थी, उसकी जद में आप आ गए तो आ गए, फिर आप फड़काए गए। अरशद को आप जितना रोकेंगे, आप उसके करीबी दोस्त भी होंगे तो अगले दिन आप उसके दुश्मन बने होंगे, क्योंकि वो आपके कहने पर भी खबर नहीं रोकेगा। करीब तरीन दोस्त मसलन रऊफ़ कलासरा साहब, और उनकी रोज़ सिटिंग होती थी। रऊफ़ साहब का एक ही गिला होता था, साढ़े कहते थे कभी को खबर रोकी नहीं। बाकी भी हम दोस्तों का यही गिला होता था, कोई छोटी से छोटी खबर भी उसके पास है, अगर वो समझता है कि वो खबर दुरुस्त है तो अरशद शरीफ उस खबर को हर सूरत करेगा। दोस्ती जाती है जाए, घर में मसला बनता है बने, फैमिली जो है वो लाइन पर आती है आए। आप सबको शायद ये पता नहीं, सबको, बहुत सारों को तो पता है कि अरशद शरीफ के एक भाई फ़ौज में थे जो शहीद हो गए। अरशद शरीफ के वालिद साहब भी नेवी में थे, वो वफात पा चुके। एक ही दिन उनके भाई की शहादत हुई थी और उसी दिन अरशद के वालिद साहब भी भाई के दुख में वो भी हार्ट अटैक से फौत हो गए थे।
भाई की पहले शहादत हुई, खबर सुन के वालिद साहब भी, तो 2 जनाजे अरशद ने दफनाए थे। अरशद शरीफ की 2 माएँ हैं, एक उनकी खाला हैं और एक उनकी माँ हैं। खाला भी उन्हीं के घर में उन्हीं के साथ रहती थी, मतलब अरशद शरीफ की 2 माएँ, उनकी अपनी बीवी, उनके बच्चे, उनकी 2 बेगमात हैं अरशद शरीफ साहब की, उनके छोटे छोटे बच्चे। तो इन सब का एक ही कफील था वाहद, घर का। जब लोग मजबूरियां बताते हैं ना कि हमारे छोटे बच्चे, हमारा ये, बिल्कुल मजबूरियां होती, मैं ये नहीं कह रहा कि मजबूरियां नहीं होती, लेकिन आपको मैं सिर्फ अरशद शरीफ की मजबूरियां बता रहा हूं कि अकलौता घर का वारिस मर्द था वो, जो कमा रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, और हम सब उसे समझाते थे बहुत दफ़ा कि ये इतना तुंदिए बाद मुखालफ से घबरा वाले की जगह पर हम कहते थे थोड़ा सा घबरा, लेकिन वो वापस यही कहता था कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हर एक से चैनल मालिक अगर कहता था कि खबर को रोक लो, तो उसी टाइम कहता था कि ये इस्तीफ़ा ले लीजिए। बहरहाल आपको वापस आता हूँ कि अरशद शरीफ से हम इंसाफ इसलिए नहीं कर पाते कि जब मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स देखता हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन जब आप हमारी पीढ़ी के किसी भी बंदे को, किसी भी पाकिस्तान के और सहाफ़ी को आप अरशद शरीफ की लीग के करीब लेके जाते हैं, तो आप नाइंसाफ़ी करते हैं, क्योंकि बाकी तमाम लोग अपनी पसंद नापसंद एजेंडा उन चीज़ों पे, अरशद शरीफ एक सादा सुच्चा सहाफ़ी था जिसकी कोई, ना वो प्रो इमरान खान था, ना वो प्रो नवाज शरीफ था, ना वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट था। जहाँ उसको उसके मेंटली उसको लगता था ये गलत हो रहा है, उसका दिल, उसका हार्ट एंड माइंड एक जगह पर आ जाता था, ये चीज़ गलत है, फिर आगे जो भी होता था वो उस स्टोरी के पीछे जाता था। तो एक तो ट्रिब्यूट है अरशद शरीफ को, उसे पता था ये कौन था, पूछा था उसने ये सवालात, उसको पता चल चुका था ये सब कुछ होना है, वो इसके सामने सीना सुपर हो गया और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन मैं दोबारा आपको बार तीसरी बार रेपिटेशन पे कह रहा हूँ, आप और हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। आप लोग जब उसकी बात करते हैं तो एक बहादुर के तौर पर बात करते हैं, लेकिन आप उसे एक लेजेंड के तौर पर, जो पाकिस्तान की सहाफ़त में, इसलिए नहीं कि वो शहीद हो गया, जो शहीद हो जाता है हम उसे लेजेंड बना देते, खुदा की कसम इसलिए नहीं। मेरी अरशद से बहुत देर नाराज़गी भी रहती थी, मैं आपको बताया तो है, मेरी हुकूमत की जॉब ऐसी थी, महीने में आधा टाइम हम नाराज़ रहते थे, इर्द गिर्द के दोस्त सारे इस चीज़ के गवाह होंगे, लेकिन उसका जोड़ था कोई नहीं, उसकी ईमानदारी के लेवल के करीब करीब और कोई फटकता भी नहीं है। बाकी सब में कोई ना कोई, मेरे में, दूसरों में कहीं ना कहीं खोट होती है, आमेजिश है। अब आते हैं आजकल के हालात पर। हामिद मीर साहब को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। आज जब आज़ादी सहाफ़त की बात है तो हामिद मीर साहब को आज के दिन में कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पहले भी कातलाना हमला हो चुका। आप उनकी किसी भी नज़रिए से डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप, जैसे कल हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे, आर्टिकल 19 में तमाम की हदूदों क़यूद हैं, बिल्कुल हैं, और अगर कोई पामाल करता तो आइन में उसका तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पामाल करता है उसकी सज़ा भी है, उसका तरीक़ाकार भी है, अदालतों का सिस्टम भी है। आप खुद से जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर कोई नहीं बन सकता। तो आज हामिद मीर साहब को जो कत्ल की धमकियाँ हैं वो शर्मनाक हैं, और पूरे पाकिस्तान को उनके साथ खड़े होना चाहिए। किसी का उनसे फ़िक्री इख्तलाफ है या नहीं है, एक और अरशद शरीफ की तरह शहादत जो है वो होते हुए हमें नहीं देखनी चाहिए। और एक और शहादत आज ही के दिन हुई खुशदार के, जो सदीक मैंगल, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, उनकी गाड़ी में बम लगाकर उन्हें उड़ा दिया गया। आज ही के दिन ये तोहफ़ा दिया गया और ख़ास तौर पर यह दिन चुना गया। आज ही के दिन सहाफ़त का पाकिस्तान में हाल ये कि इमरान खान का अपनी मर्ज़ी से नाम नहीं लिया जा सकता पाकिस्तान के मीडिया पर। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपको मंजन बेचते हैं आज़ादी सहाफ़त का, आज ही के दिन ये खबर ब्रेक हुई है कि अब एक साइबर, जी हाँ, अब एक साइबर जो है वो एक फोरम बना दिया गया है, एक साइबर का जो कमीशन बना दिया गया है, यह साइबर की अथॉरिटी बना दी गई है जो साइबर से रिलेटेड तमाम मामलात को देखेगी। जी हाँ, ये मैं आपको, एक खातून है जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किसी ज़माने में मुंसलिक रही हैं, और अब वो ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है। फ़हद हुसैन और उन खातून ने, मैं उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं उनको उन मोहतरमा को एक ऐसी खातून समझता था जिनके अंदर मैं यही कह सकता था कि जिनके अंदर कानून की हुक्मरानी और डेमोक्रेसी की कोई तड़प थी। लेकिन जिस तरह का ड्रकोनियन ये लॉ बनाया गया है, जिसके तहत ये
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है। पहले एफआईए ये देखता था, आपने कोई ट्वीट कर दिया, कोई खबर दे दी तो एफआईए पकड़ता था। अब उन्होंने नया कानून ले आए, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया आज ही सहाफ़त के आलमी दिन के ऊपर, आज़ादी सहाफ़त पे, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी। इसका जो हेड होगा उसके पास पुलिस आईजी के बराबर के इख्तियारात होंगे। ये फ़हद हुसैन साहब जो खुद अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहते हैं, जाली जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है लफाफा हैं वो, उनके साथ वो जो खातून है लाहौर से हैं, उन्होंने ये ड्राफ्ट किया है मेरी इत्तला के मुताबिक, और बड़ी देर से वो ये काम कर रही थी। वो पहले पीटीआई में भी रहीं बहुत पहले, फिर वो शहबाज शरीफ की टीम ज्वाइन कर गई, फिर बुज़दार साहब आए तो उन्होंने फिर पीटीआई के साथ भी थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की। सरकारी मुलाजमत करती हैं, एहसन इकबाल साहब के बहुत कुर्बत में काम कर रही हैं वो। बहरहाल मैंने दोबारा कहा कि क्योंकि खातून है, उनका नाम लूँगा तो खामखा उनके ऊपर ट्विटर पर फिर बहुत सारे लोग जो हमारे नहीं होते वो दूसरी तरफ से होते हैं, वो नाम लेके गालियाँ देते हैं, खाते हमारे डाल दिया जाता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो ये आज़ादी सहाफ़त का आज हाल ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता। और एक दिन पहले आर्मी चीफ ये बताते हैं कि आर्टिकल 19 में हदूदो क़यूद क्या है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसी आइन के जो 250 के करीब दूसरे आर्टिकल्स हैं वो नहीं पढ़े, जिनमें दूसरे लोगों के हकूक़ हैं, जिनमें पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर क्या कदगने हैं वो लिखी हुई हैं। उनके हल्फ की बात है, वो कुछ नहीं पढ़ते। वो कहते हैं जो हो रहा है, जो ठुकाई हो रही है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, वो सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का इस टाइम का हालात है। आज महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर ज़हरी साहब ने उन्होंने खिताब किया लाहौर हाई कोर्ट बार से, जहां पर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जीता तो इमरान खान है और पाकिस्तान के जवानों ने इमरान खान को जताया और पाकिस्तान के नौजवानों ने नवाज शरीफ को हराया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ खुद से अपनी हार मान जाएंगे। लेकिन आज हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती है सच नहीं बोलो, लेकिन हम सच बोलेंगे। अगर हमने सच ना बोला तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज हो जाए जो अपना फ़ौजी काम करे, सियासी में मुदाखलत ना करे, क्योंकि सियासत उनका काम नहीं है। जब वो सियासत करेंगे तो हम उन पर तनकीद भी करेंगे। और वो हमें आर्टिकल 19 बताते हैं, लेकिन ख़ुद वो जिन हदूदों क़यूद से तजावज़ करते हैं उनको नहीं पता। और हम सच बोलने से बाज नहीं आएंगे, जितना मर्जी हमारे ऊपर प्रेशर हो। इसी तरह से सेनेटर सनाउल्लाह ने कहा कि सेनेटर ज़हरी ने कहा कि गाड़ी भी एक सड़क के ऊपर बगैर कागजात के नहीं चल सकती। पाकिस्तान को बगैर किसी डॉक्यूमेंट के चलाया जा रहा है, और जाहिर है इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो मुलव्वस है। इसी तरह से आज ही के दिन के मुनासबत से मौलाना फजल रहमान का बयान है कि असम्बली पंजाब, सिंध असम्बली से लेके पंजाब असम्बली ईवान सदर तक तमाम ओहदे बेचे गए। जी हाँ, याद कीजिए पहले एमल वली खान ने नाम लेकर के बर्गेडियर्स, कर्नल्स, फलां ने उनके नाम नहीं, रैंक्स के नाम लेकर उन्होंने कहा था कि पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई और सीटें बेची गई। ये एमल वली खान ने कहा। अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सारे ओहदे बेचे गए, और उन्होंने वाज़े तौर पर आर्मी चीफ को यह पैगाम दिया कि आप हमें ना बताएं कि आर्टिकल 19 में क्या हदूदो क़यूद हैं, क्योंकि जो हदूदो क़यूद आपने अबूर कर ली हैं उनको अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा आपने उन हदूदो क़यूद से बाहर निकल कर काम कर दिया है जिनकी आपको इजाज़त थी। तो आप हमें बोलने पर मजबूर ना करें। ये मौलाना फजल रहमान ने पैगाम दिया है आज के दिन पे। आज़ादी सहाफ़त का दिन था जब इमरान खान का नाम भी टेलीविज़न पर नहीं लिया जाता, और स्टिल बड़े बड़े जगादरी जो हैं वो अपने आप को आज़ाद सहाफ़ी कहते हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं सहाफ़त का बोल बोला है, लिफाफा लेकर वो खबर देते हैं जो उनको कही जाती है। बहरहाल ये तो थे आज के हालात। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस को बता दिया गया है कि आप ड्यूटी पर आते और जाते वर्दी मत पहने। जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है पुलिस की। लोग अकेला पुलिस वाला देख के, ये दहशतगर्द ग्रुप होंगे जाहिर है, जो अकेले पुलिस वाले को देख के उनको टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि अब 9 मई की तरह ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना डाल दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, ना 9 मई में उनका कोई लेना देना था ना इसमें, और ये डेफिनेटली दहशतगर्दी कर रहे हैं। और दहशतगर्दों को कंट्रोल करने की बजाय हम अपने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। एक तरफ वो हिंदुस्तान कहता है कि हमने 20 लोगों को घुसकर मार दिया, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और एक तरफ ये हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पुलिस वालों को बताया कि आपने वर्दी नहीं पहननी, ड्यूटी पर आते और घर जाते सिविल कपड़ों में जाएं ताकि आपको कोई मार ना दे। ये बता दिया गया है। लाहौर में भी पुलिस को बता दिया गया, इस्लामाबाद में भी पुलिस को बता दिया गया, और ये भी कहा गया अकेले नहीं निकलना, 2 और 3 के ग्रुप में निकलना है, और थाने में आके वर्दी पहननी है और थाने में वर्दी उतार देनी है। याद कीजिए एक ज़माने में हमारी फ़ौज के साथ भी ये हुआ था, और फ़ौज वर्दी नहीं पहन सकती थी।
याद कीजिए वो वक्त 9/11 के बाद जब हम पराई जंग में गए थे, लेकिन हम मेरा ख्याल भूल गए, हमने दोबारा अमेरिका को अड्डे दिए, दोबारा हम वही हरकतें कर रहे हैं। और इमरान खान ने तब भी इसकी मुखालफत की थी। आज जेल में होते हुए जब उसकी गर्दन के ऊपर छुरी है, उसको पता है कि उसको कितना नुकसान हो सकता है, वो फिर भी कौमी इंटरेस्ट में, इसी फौज के इंटरेस्ट में, इसी फौज के जवानों, क्योंकि हमारी माओं के बेटे हैं ये, जब इनमें से कोई शहीद होता है, नुकसान होता है, तो हमारा ही बाजू कटता है ना, हमारे भाई हैं, किसी और मुल्क से तो नहीं है, और के भी हों, किसी के भी बेटे हों, हमें तो वो करीब हैं, तो हम क्यों चाहेंगे हमारे जवानों को, हमारे अफसरान को कोई नुकसान हो। लेकिन जो इनके ऊपर बैठे लोग होते हैं, उस टाइम मुशर्रफ साहब ने ऐसे फैसले किए कि फिर हमारी फौज जो है वो यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आती थी, इतनी रिजेंटमेंट थी उस टाइम, आपको याद है। बड़ा वक्त लगा इस सारे काम में, एहतराम बहाल होने में, लेकिन अब हमने फिर वो काम कर दिखाएं कि अब फिर हम, पुलिस इस नहज तक पहुंच गई है और फौज भी पहुंची के पहुंची जो आपने हालात पैदा किए हुए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है दोबारा कि इसके ऊपर कान धरें और इन मामलात को दुरुस्त करें। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त ये चीज़ें नहीं हैं, हम सबको कोई दरमियानी आइनी रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बात आइन पे करनी पड़ेगी। मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं आपको बात करनी पड़ेगी, आइन पे करनी पड़ेगी। डील इमरान खान नहीं लेगा, हम बात करें जो आइन के मुताबिक है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि किसान दुश्मनी और जालमाना इकदाम। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि किसानों पे इतना वट क्यों है सबको। वो काकड़ भी जाते जाते काम डाल गए किसानों को, अब बाजी मरियम भी डाल रही हैं, शहबाज शरीफ भी डाल रहे हैं, अब चौधरी निजामुद्दीन ने भी डाल दिया। मुजफ्फरगढ़ में एक फार्म है, एहसानपुर सीड फार्म, गरीब किसानों को, छोटे छोटे किसानों को वो ज़मीन अलॉट की गई थी जो बंजर थी, सहरा थी। इन किसानों ने अपना खून पसीना वहां पर बहा के उस ज़मीन को आबाद किया। पूरी दुनिया में ये मरवजा असूल है कि जब आबादकार उस ज़मीन को आबाद कर लेते तो पहला हक उनका होता है, अगर बेचनी भी हो, लीज पे भी देनी। उनके पास लीज पे थी, वो उसके पैसे भी अदा करते थे हुकूमत को, छोटी छोटी अपनी खेती बाड़ी चलाते थे। अब क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन ने काश्तकार बनने का भी फैसला किया है, ज़राअत में भी काम करने की कोशिश की। मैं किस दिन ये स्कैंडल भी लेके आऊँगा, बहुत बड़ा स्कैंडल है। बहुत सारी ज़मीनें दी गई और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं, और उनको हज़ारों एकड़ ज़मीनें अलॉट कर दी गई हैं, और उन्होंने, कईयों ने अपना ब्लैक वाइट करने के लिए वो ज़मीनें ले ली। मैं कईयों को जानता हूँ, और उसमें चौधरी निजामुद्दीन के बंदे शामिल हैं जिनके थ्रू मिलकर उन्होंने ये सारे काम किए, हज़ारों एकड़ ज़मीनें। और उन्होंने ना फार्मिंग कभी करनी है, ना वो कामयाब कर सकते। उसकी वजह ये कि उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बहरहाल चलें उधर तो छोड़ दें। यहां पर ये आबाद ज़मीन 2400 एकड़ इन किसानों से छीन ली गई और छीन कर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग को दे दी गई। भाई, कॉर्पोरेट फार्मिंग को देनी तो ऐसी ज़मीन दें जो बंजर है, जिसको वो आबाद करें। जो आबाद ज़मीन माजरत जो आबाद ज़मीन इन काश्तकारों ने आबाद की हुई है, मीन वो ज़रखेज़ ज़मीन है, उसको आप दे रहे हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग को। और ये किधर जाएंगे जो इतने सालों से वहां काम कर रहे थे किसान। तो किसान पर सारों का जुल्म चल रहा है, ना गंदम खरीद रहे हैं टाइम पे, ना पूरा रेट दे रहे हैं, हर तरफ से किसान को मार रहे हैं। किसान जाए तो जाए कहां? एहतजाज करते हैं तो आप उनको पकड़ते हैं। अब ये फार्मिंग वाले एहतजाज करेंगे तो आप इनको पकड़ेंगे, फिर आर्टिकल 19 की बात आ जाएगी, इन पे गद्दारी के मुकदमात होंगे, इनकी तबाही निकाल के हम रख देंगे। तो कुछ होश के नाखन लेके माड़े बंदे के साथ आपने कहां तक लेकर जाना है। अच्छा जी, काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब की लड़ाई हुई है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक खबर जो है मैंने आपसे शेयर करनी है। वो, उस पर मैं बड़ी तफसील से बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं उसको अगले वीलॉग में लेकर जा रहा हूं। वो है बुशरा बीबी की बेटियों की बात। वो मैं आपके साथ तफसीली आपके सामने रखूँगा, और उसके ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। वो करने के बाद आपके साथ इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात करूँगा। फ़िलहाल काकड़ साहब की और हनीफ अब्बासी की इस्लामाबाद के एक निजी होटल में लड़ाई हुई, तल्ख कलामी हुई। लड़ाई का मतलब हाथापाई नहीं, तल्ख कलामी हुई। उसमें काकड़ साहब ने कन्फ्रंट किया हनीफ अब्बासी को कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि गंदम में करप्शन किया मेरी हुकूमत। उन्होंने कहा बिल्कुल किया, मैं कसम खा कर कहता हूँ आपने पैसे खाए हैं। उस बार काकड़ साहब ने कहा कि कस्में ना खाएं, अगर मैंने फार्म 45 और 47 का कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो आप में से कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। बहरहाल वापस हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि आप जो हैं वो, मैं कसम खाता हूँ कि आपने पैसे कमाए। अब हमेशा से आप यही देखते आए हैं कि सियासतदान कोई, आप देखें हनीफ अब्बासी उनको करप्ट कह रहे हैं, वो उनको करप्ट कह रहे हैं, हालांकि ये दोनों चौधरी निजामुद्दीन के मोरे हैं। ये दोनों ये करप्शन नहीं कर सकते थे अगर चौधरी निजामुद्दीन पीछे ना होता, अगर चौधरी निजामुद्दीन का हाथ इनके हाथों में ना, तो बराबर की करप्शन चौधरी निजामुद्दीन कर रहे हैं।
फ़र्क सिर्फ इमरान खान ने यह दिया कि अब हमारी आंखों से पर्दे खोल दिए हैं कि ये तो मोहरे होते हैं, असल तो पीछे करप्शन कोई और करवाता है। तो इसलिए इनकी बात जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान के अंदर असल में हो क्या रहा है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए क्विकली एक दो खबरें आपके सामने और बता देते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आईबी ने, पैमरा ने, FIA ने, आपको याद होगा, और PTA ने, इन्होंने दरखास्त दी कि बाबर सत्तार साहब इस बेंच से अलग हो जाए। उन तीनों को तो 5-5 लाख जुर्माना कर दिया था। IB वालों ने आज कहा हमारी दरखास्त वापस कर दें, हमने अब आपको अलहदा नहीं करवाना। बाबर सत्तार साहब ने कहा वो वक्त गुजर गया है, अब तो मैं आपकी दरखास्त खारिज कर चुका हूं, अब तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस मैंने देना है। आप बताएंगे कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज खुफिया रिकॉर्डिंग करती हैं, इस केस से अलग करने का आपको किसने कहा था कि आप एप्लीकेशन फाइल करें। तो एक तो तगड़े तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार खड़े हो गए, सलाम है उनको। जाहिर है अब उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन चौधरी निज़ामुद्दीन करेगा, उन पर हमला हो सकता है, कातलाना हमला भी हो सकता है, उनके रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाया जाए, मुझे नहीं पता उनकी फैमिली के साथ क्या किया जाए, कहाँ तक जाते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन। लेकिन सलाम है उस माँ के बेटे को कि वो तगड़ा होकर खड़ा हो गया। और आप पे कर्ज है सब पे। आपने अब जस्टिस बाबर सत्तार के लिए आवाज़ उठानी है। अपने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर को अपना DP बनाएं। वो मेरी इन बातों को जस्टिस बाबर सत्तार यकीनन डिसलाइक करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनको पॉलिटिसाइज किया जाए। मैं बिल्कुल उनको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ कहें। मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा इवन नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोगों को कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जस्टिस बाबर सत्तार के लिए खड़े हों। ये आम पाकिस्तानी का काम है। आज जस्टिस बाबर सत्तार और 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खड़े हैं, जब कोई खड़ा नहीं हुआ, जब ना हमारी मिलिट्री में से किसी ने खड़े होकर तगड़ी आवाज के साथ बात की कि ये चीज गलत हो रही है, ऐसी ना पुलिस में से, ना ब्यूरोक्रेसी में से, ना किसी और ये 6 जजेस खड़े हुए हैं। इनका कर्ज है हम सब पर। पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से इनका नाम लिखा जाएगा। और अगर आप और मैं इनके लिए ना बोले तो फिर हमें आज़ाद शहरी, आज़ाद मुल्क और इज्जत की ज़िंदगी मांगने का कोई हक नहीं है। तो आप सबको जस्टिस बाबर सत्तार के लिए, इससे पहले कि उन पे हमला हो, उससे पहले उनके साथ आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर आपने लेट की तो फिर जो उनके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा जी, अगली खबर अदालत के बारे में ही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो एप्लीकेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कंवल शौज़िब साहबा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से साहबजादा साहब ने वहाँ पर दायर की हुई है, जिसमें ये कहा कि हमारी जो ख़वातीन की सीटें हमें नहीं दी गई। काजी साहब इस खबर को दबा के बैठे थे, इस खबर को चला नहीं रहे थे। अब काजी साहब को खुदा खुदा करके याद आया है कि ये खबर जो है ये भी सुन्नी है, और ये आपका प्रेशर है। ये इन 6 जजेस का कारनामा है। जब वो बोले हैं तो मुल्क के अंदर से अब प्रेशर हटा है, और काजी साहब जो हैंड एंड ग्लव बने हुए हैं, और जिनके बारे में आज ही इमरान खान ने ये कहा है कि काजी साहब कहते हैं मेरे पे कोई प्रेशर नहीं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट कही है कि प्रेशर उस पर होता है जो गलत काम करने से इनकार करे। आप पर प्रेशर क्या, आप तो B टीम बने हुए हैं गलत काम करने में, आप तो हिस्सेदार हैं, आप पे प्रेशर नहीं, आपको हिस्सा मिलना है इस काम से। तो आज काजी साहब ने इस प्रेशर में आखिरकार बेंच बना दिया जो खवातीन की मखसूस सीटों को अब सुनेगा। 8 मई को ये केस सुना जा रहा है, और इसमें अच्छी बात यह कि जस्टिस अतर मनला और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में हैं, और जस्टिस मजहर अली हैं, और उम्मीद करते हैं, हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कानून के मुताबिक इसमें से मुनासिब फैसला निकलेगा, और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जल्दी ये फैसला हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जजेस का खत, आपकी आवाज़, उस वजह से ये बेंच बना, वरना काजी साहब इस पर सांप बन के बैठे हुए थे। अच्छा जी, हमने काकड़ साहब की आपको खबर तो दी। सहाफ़ी अली वकार साहब की खबर है कि जो गंदम बाहर से मंगवाई गई, उस स्कैंडल पे पूरी बात करेंगे, लेकिन ये उन्होंने बताया कि कीड़े मकोड़ों वाली गंदम आई है, और लग रहा है कि वो पीस कर आपको खिला भी दिए गए हैं कीड़े मकोड़े। हो सकता है रमज़ान पैकेज वो जिसपे नवाज शरीफ साहब का बूथा लगा था उसमें कीड़े मकोड़ों वाली गंदम निकली हो, और या दूसरी जगहों पर। बहरहाल वो कीड़े मकोड़ों वाली गंदम थी। रिपोर्ट में वाज़े लिखा हुआ था कि जो बाहर से इंपोर्ट की गई महंगे दामों, अपने किसान से नहीं, बाहर से जो ली गई थी वो कीड़े मकोड़ों वाली। एक तो पैसे दिए गए अपने एजेंट्स को, और साथ कीड़े मकोड़ों वाली गंदम लाकर पीस के आपको खिला दी गई। ये सहाफ़ी अली वकार की टेलीविज़न के ऊपर खबर है। अब पा दो इसको भी, साइबर क्राइम जो एजेंसी है उसमें, और सहाफ़ी अली वकार को भी उठा लें, ताकि कोई यहाँ पर सच ना बोल सके और किसी में जुर्रत ना हो कि वो सच बोलकर बात कर सके। तो फिर नईम अशरफ भट्ट साहब की रिपोर्ट है कि गंदम दरामद के वक्त अफसर कौन था। ये खबर भी हम अगले वीलॉग में कवर करेंगे, क्योंकि वीलॉग लंबा हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।